दोस्तों ये पार्ट नंबर 3 है जिसमें मैं आज आपको कवर कराऊंगा राइटिंग, ग्रामर और ईएसपी जो आपके एग्जाम में 50 to 60 मार्क्स का कवर हो जाएगा आपका। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बनाए हैं जिसमें पूरा लिटरेचर कवर करा दिया, आप जाके उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली, मेक नोट्स इन पॉइंट ओनली यूजिंग एप्रोप्रिएट हेडिंग और सब हेडिंग। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि आपको जो नोट मेकिंग क्या होता है। दोस्तों आपका 4 मार्क्स का आपका एग्जाम में नोट मेकिंग का क्वेश्चन आएगा, तो ये हर साल आता है, इस साल भी आपका नोट मेकिंग का क्वेश्चन आएगा जरूर। तो नोट मेकिंग एक प्रकार का एक स्टैंजा होता है, एक पैराग्राफ होता है जिसको आपको हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर अरेंज करना होता है। जैसे आपकी बुक्स के अंदर भी आपने देखा होगा, पैराग्राफ एक टॉपिक के ऊपर होता है, आपकी पूरा चैप्टर होता है, उसमें हेडिंग्स बनी रहती है, सब हेडिंग्स बनी रहती है, उसके नीचे पॉइंट्स होते हैं, तो वो भी नोट मेकिंग का एक पार्ट है। तो देखते हैं इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। सम 200 मिलियन पीपल और 5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एज 15 to 64 हैव यूज इलेक्ट्रिक ट्रक्स एट लीस्ट वंस इन लास्ट 12 मंथ्स। तो इसमें आपको बताया गया है कि 200 मिलियन जो लोग हैं, यानी कि 200 मिलियन जो लोग हैं, 5% जो ग्लोबल पॉपुलेशन के बराबर है, 15 से 64 साल की एज के, वो अवैध ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं पिछले 12 महीने को देखे हुए। मतलब 12 महीने का अगर डाटा निकाल लेते हैं तो उसमें 5% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो अवैध ड्रग्स का यूज करती है। अमंग द पॉपुलेशन आर पीपल फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑन द अर्थ। ज्यादातर जो लोग होते हैं सारी कंट्रियों से बिलोंग करते हैं। आप पूरा स्टेंजा पढ़ सकते हैं, इसमें से आपको मेन पॉइंट निकालने हैं। अब मैं आपको बता देता हूं उसे लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा मेन जो इसकी हेडलाइन है। हेडलाइन क्या है इसकी, हेडिंग क्या है इसकी, वो है ड्रग एडिक्शन। फिर नीचे लिखना है इसके अ ग्लोबल एफिलिएटेड डिसीज, यानी कि ये इसकी सब हेडिंग हो गई। सब हेडिंग के नीचे इसके पॉइंट्स लेने हैं आपको। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, आपको पहली लाइन में दिख जाएगा, पहला पॉइंट आपको लिखना है 5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हैज यूज्ड इलेक्ट्रिक ड्रग एट बेस्ट वंस इन अ ईयर, यानी कि 5% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो ड्रग्स को यूज करती है एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेना है पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ इलिसिट ड्रग्स टच बाय डिवास्टेटिंग इकोनॉमिक्स कॉस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसमें बताना है, इसमें जैसे देख रहे हैं तो ये जो 5% जो लोग हैं, ये जितना प्रोडक्शन करते हैं अवैध ड्रग्स का और इसको बांटते हैं मार्केट के अंदर, तो ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करता है। जितने ज्यादा लोग इसको ड्रग्स को लेते हैं वो एक तरह से बिल्कुल बेरोजगार इस टाइप का मतलब हो जाता है उनका, वो इकोनॉमी को भी हर्ट करता है। ये भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगी लाइन। तीसरा है कैनबिस इज द मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस एंड यूज ड्रग। जो कैनबिस है वो सबसे ज्यादा यूज करा हुआ है। ये देखिए आप दिख रहा है ये कैनबिस के बारे में, ये आपको लिखना है कुछ। ये चौथा पॉइंट है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज एनहेंसिंग द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ये सबसे लास्ट के नीचे लाइन है। तो आपको मेन 4 लाइनें निकालनी है हेडिंग। इसको आपको सिंपल वे में लिखना है, इसी तरह से लिखना है, ज्यादा हार्ड नहीं लिखना है। एनओएस के अंदर सिंपल वे के अंदर भी लिखूंगा, आपको 4 में से 3.5 नंबर या 4 नंबर पूर्व मार्क्स भी मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये आपका मैसेज आएगा, 4 नंबर का आपका मैसेज आता है, 4 या 5 नंबर का। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, देखिए एक रोजी है, रोजी हेलो इट इज 9035022567, ये नंबर, इस पर कॉल मत करना, ये ऐसे ही है। ठीक है, तो ये रोजी है, इन्होंने कॉल किया है, तो इन्होंने पूछा कि ये क्या ये नंबर है, तो रेहाना ने कहा है हाँ ये नंबर है, आप कौन है। तो रोजी बोलती है आई एम रोजी अ फ्रेंड ऑफ रोमा, वेयर इज शी। तो मैं रोजी हूँ जो रोमा की फ्रेंड हूं मैं। तो रेहाना बोलती है कि ओ सॉरी एक्चुअली शी हैज फॉरगॉटन हर मोबाइल। तो जो रेहाना बोलती है कि जो रोमा है वो अपना घर पे ही फोन छोड़ गई है। शी हैज गॉन टू मार्केट, कैन आई हेल्प यू प्लीज। रोजी बोलती है oh sure, in fact I wanted to convey her that today music classes shall be suspended because the teacher is not well, instead it will be held on Sunday, so she should remember it। तो ये बताती है कि आज की म्यूजिक क्लास थी वो सस्पेंड हो गई है और वो संडे को होगी। तो ये मैसेज है, एक तरह का मैसेज है कि जो रिहाना है वो फोन उठाती है, रोजी है वो फोन करती है, और वो मैसेज किसके लिए होता है, वो रोमा के लिए होता है। तो आपको इस तरह से आपको एक मैसेज आएगा। तो उसका जो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या होगा, एज रिहाना इज गोइंग टू हर डांस क्लासेस शी नीडेड टू reproduce the message for Roma, write the message
ऑन हर बिहाफ विद एवरी डिटेल। तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है। तो देखिए मैसेज लिखने का सही तरीका ये है, सबसे पहले आपको डेट लिखनी है। डेट का जो आपको मिलता है वो 1.5 मार्क्स, हाफ मार्क्स मिलता है। और साइड में आपको लिखना है टाइम की कितना बजे आपको मैसेज मिला है, ये जो रिहाना ने ये जो मैसेज आया है, रोजी ने जो मैसेज दिया वो कितने बजे दिया है, ये आपको लिखना है। फिर नाम लिखना है जिसके नाम का ये मैसेज है, रोमा के नाम का मैसेज है। तो आप एक तरह से आप अपने आप को रिहाना मानिए, आप रिहाना हो और रोमा को आप एसएमएस मैसेज दे रहे हो कि आपकी जो फ्रेंड है उसने आपको ये बोलने को कहा है। तो आपको एक रोमा को एसएमएस लिखना है, क्योंकि रोजी ने तो आपको बता दिया आप रिहाना हो। आप रिहाना रोमा को कैसे बताएगी, तो उसके लिए एक मैसेज लिखते हैं। टुडे योर फ्रेंड रोजी हैड कॉल्ड अप यू व्हेन यू हैड बीन टू मार्केट। तुम्हारी आज फ्रेंड ने कॉल किया था जब तुम मार्केट में थी। इनफैक्ट शी हैड टू टेल यू दैट योर म्यूजिक क्लास शैल बी सस्पेंडेड बिकॉज योर टीचर इज नॉट वेल। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें आपको डिटेल देनी होती है। डिटेल क्या होती है कि तुम्हारी फ्रेंड रोजी ने कॉल किया था, ये डिटेल हो गई। इंफॉर्मेशन ये होता है कि तुम्हारी म्यूजिक क्लासेस जो थी वो सस्पेंड हो गई। तो इस तरह से आपको 2.5 मार्क्स का आपका कवर हो जाता है। अगर आप इतना लिख देते हो ना तो आपके 2.5 मार्क्स ही आ गए और आधा मार्क्स ऊपर आ गया जो आपने डेट दी थी, तो 3 मार्क्स को आपके यहीं पर कवर हो गए। जब भी आपके एग्जाम में कभी भी मैसेज आता है तो आपको ये लिखना है। देखिए हर लाइन के हर पॉइंट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ के आ जाएंगे, बिल्कुल भी कुछ भी लिखिए पर लिखिए। आपको इसको रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कवर करना है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, इंस्टेड इट वुड बी हेल्ड ऑन संडे इफ यू लाइक यू मे टॉक टू हर। ये हो गया फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, यानी कि इसके बाद इसने कुछ और इंफॉर्मेशन दी है इसको और ये बताया कि जो तुम्हारी जो क्लासेस है म्यूजिक क्लासेस वो अब संडे को होगी, ठीक है। इसका 1.5 मार्क्स मिलता है। अगर 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह मिलेगा 2.5 का आपको डिटेल इंफॉर्मेशन और फॉलोअप के मार्क्स मिलेंगे, आधा नंबर आपको मिलेगा ये आपके डेट के और 1.5 मार्क्स आपको मिलेगा फ्लुएंसी और एक्यूरेसी के, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है आपके एग्जाम के अंदर जो आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, ये 5 मार्क्स का आएगा। हर बार आता है, कंफर्म है, इस बार भी आएगा। जो लेटर आएगा वो लेटर टू एडिटर आएगा, ये कंफर्म है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यू आर अमर शीला अ स्टूडेंट ऑफ टीडी पब्लिक स्कूल दिल्ली। यू आर कंसर्न अबाउट द वाटर लॉगिंग इन योर एरिया ड्यूरिंग रेनी सीजन। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द नीड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रोड। तो देखिए लेटर जो होता है, लेटर टू एडिटर क्यों लिखा जाता है, सबसे पहले ये समझिए। लेटर टू एडिटर लिखा जाता है जैसे आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो गई जो आपको अच्छी नहीं लग रही है और आप गवर्नमेंट को उसको ले जाना चाहते हैं या फिर लोगों को उसके बीच में जो जानकारी देना चाहते हैं, तो आप लेटर लिखते हैं एडिटर के लिए। आजकल तो खासकर ये ज्यादातर लोग ट्रेंड कराते हैं ट्विटर पे या इस पे, पर पहले के समय पे जब ट्विटर वगैरह नहीं था तो सबसे ज्यादा यूज होता था, लेटर एडिटर को लिखते थे लोग, तो फिर न्यूज़पेपर के कॉलम में कुछ उनके बारे में दिया जाता था। तो आपको ये इस बार भी आपको आएगा, जो लेटर आएगा लेटर टू एडिटर, इस बार भी आपको आएगा 5 नंबर का। तो प्रिपेयर कर लेना, मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूं। तो देख लीजिए स्टार्टिंग में आपको लिखना है टीडी पब्लिक स्कूल, एड्रेसिंग देने अपने बारे में जहां से आप बोल रहे हैं, टीडी पब्लिक स्कूल। इसके नीचे है डेट, फिर लिखना है टू द एडिटर XYZ न्यूज़पेपर, जो भी वो न्यूज़पेपर का नाम दे रखा होगा। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का दे रखा होगा तो हिंदुस्तान टाइम्स लिखना, जो मर्जी लिखना है, जो आपको डिटेल दे रखी है आप वही लिखेंगे, अपनी तरफ से ना लिखिए। क्वेश्चन के अंदर जो न्यूज़पेपर के बारे में आंसर होगा आपको वही लिखना है, जो न्यूज़पेपर क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। फिर लिखना है आप जहां से दिल्ली में है इनका ऑफिस, दिल्ली लिखना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हो गया वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। इसके बाद है रेस्पेक्टेड सर। देखिए सब्जेक्ट आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट के आपके आधे मार्क्स होते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आप सब्जेक्ट भी लिख लेंगे तो आपके आधे मार्क्स इसमें हो गए और आधे मार्क्स ऊपर हो गए। 1 मार्क्स आपको 5 में से फिर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो रेस्पेक्टेड सर मैम, हेलो आई एम शीला। अगर लड़की है तो शीला लिखेंगे और लड़के हैं तो अमर लिखेंगे। ये आपको लिखना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इसके ऊपर मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। हेलो आई एम शीला, स्टूडेंट ऑफ टीडी पब्लिक स्कूल दिल्ली, क्लास 10th। आई एम राइटिंग दिस लेटर विथ कंसर्न रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑन द रोड।
सिंपल ये लैंग्वेज है, आप सिंपल तरीके से लिखिए, ज्यादा वो करने की दिक्कत नहीं है, ज्यादा मतलब टेंशन लेनी जरूरत नहीं, ज्यादा हार्ड मत लिखिए। एनओएस के अंदर सिंपल लैंग्वेज चलती है, आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। और सबसे बड़ी बात, कटिंग मत करना बिल्कुल भी। आपको सबसे पहले सोचना है कि आपको लिखना क्या है, पीछे बैक पेज पे करके जब आप एग्जाम देंगे उसमें बैक पेज पे आप लिख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक आपको लिखने हैं, तब आप इसको आगे बढ़िए। ठीक है। तो पुअर कंडीशन ऑफ द रोड ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज वाटर लॉगिंग एवरीवेयर विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर कंप्यूटर टू वॉक, सॉरी टू कम्यूटर्स टू वॉक और राइड देयर बाइसिकल और इवन कार। जो इन लोगों को परेशानी होती है, जो वाटर, जो गड्ढे में पानी भर जाता है, इस कारण से लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, आपको अपनी गाड़ी चलाने में, साइकिल चलाने में दिक्कतें आती है। इट इज एक्सट्रीमली डेंजर फॉर पीपल टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेज ड्यूरिंग रेनी सीजन एज देयर आर पोर्ट होल्स ऑन द रोड, कि गड्ढे पड़ जाते हैं और लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो देखिए, मैं इसका पीडीएफ आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका सारा पीडीएफ आ जाएगा। ये आपका फॉर्मेट है, आपको इसमें लिखना है कि सबसे पहले तो आपको अपने बारे में बताना है कि आपने किस वे में आप लिख रहे हैं, फिर प्रॉब्लम बतानी है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है जिस कारण से आप ये आप नोटिस लिख रहे हैं, फिर आखिरी में आपको अवेयर करने, एन अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड रिगार्डिंग दिस कंडीशन। आखिरी में आपको बताना है सोल्यूशन क्या है, यानी कि सोल्यूशन क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो इसके रिगार्डिंग, कि आपका जो ये आप जो नोटिस लिख रहे हो, जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, ये आप चाहते हो कि ये आपका न्यूज़पेपर में छके ताकि लोग अवेयर हो सकें और ये गवर्नमेंट तक भी जा सके। तो ये आपको लिखना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना है, फिर उसके नुकसान के बारे में कि क्या क्या सोसाइटी के ऊपर उसके नुकसान होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये बताना है। फिर आखिरी में आपको सॉल्यूशन बताना है। हर आपको लेटर टू एडिटर में यही करना है। फिर नीचे आपको लिखना है, आई होप यू विल कंसिडर दिस स्मॉल रिक्वेस्ट एंड टेक एक्शन ऑन इट। ये जरूर लिखना है आपको, कि आपको उसको बताना है कि मैं आशा करता हूं या मैं वो निवेदन करता हूं आपसे कि आप इसको, जो मैंने लिखी है बात, इसको आप अपने न्यूज़पेपर में जगह देंगे। फिर थैंकिंग यू करना है। ये जो आपका ये लिख रहा है ये आपको कोने में करना है, बिल्कुल ये टाइपिंग के समय थोड़ी ये आ गई। फिर योर सिंसियरली, फिर अपना नाम लिखना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 32, इसमें आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ आपका हर बार आना है। देखिए, जो मैं आपको दे रहा हूं ये राइटिंग के चारों चीज आपको पेपर में आएगी। आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें चारों चीज आएगी। पहली नोट मेकिंग आएगी, मैसेज आएगा, लेटर टू एडिटर आएगा और पैराग्राफ आएगा। ये आपके 18 से 20 नंबर का आपका आएगा। तो आपके 18 से 20 नंबर इसमें कवर हो जाएंगे। तो पैराग्राफ कैसा आएगा? पैराग्राफ आपका मिल जाएगा, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि कोरोना वायरस के ऊपर लिखिए पैराग्राफ, या फिर एजुकेशन के ऊपर लिखिए, या फैमिली के ऊपर लिखिए, या फिर ट्रैफिक जाम के ऊपर लिखिए। तो आपको पैराग्राफ लिखना होता है, आप अपने हिसाब से वो उसको लिख सकते हैं। इसमें मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक रिकमेंड कर सकता हूं कि जैसे इस समय इंडिया के अंदर कोरोना वायरस चल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो पैराग्राफ है वो इसी टॉपिक के रिलेटेड मिल सकता है, कोरोना वायरस के ऊपर। तो तैयारी करके जाए कोरोना वायरस की। अगर कोरोना वायरस के ऊपर पैराग्राफ चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इसकी पीडीएफ में भी दे दूंगा, आप इसको कर सकते हैं। कोरोना वायरस के ऊपर जरूर आपको मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक यही है। और देखिए, अगर आपको कोरोना वायरस के ऊपर नहीं मिला है, फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको मिलता है, तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले हिंदी के अंदर आपके मन के अंदर सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस के ऊपर सोच लेंगे कि कहां से शुरू हुआ है, कितने पेशेंट हो गए, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। आपको बैक में लिखना है उसको, आपके जो एग्जाम शीट होती है उसके सबसे पीछे लास्ट के अंदर एक रफ पेज बना लेना और उस पर लिखना शुरू कर देना कि जो भी आपके मन के अंदर, क्योंकि कटिंग करने पे आपके एग्जाम के अंदर आप लिखेंगे और कटिंग करेंगे तो उसमें आपके ज्यादा मार्क्स कट सकते हैं। तो पहले हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना, फिर अपना आराम से टॉपिक वाइज करके लिखना। तो अभी हमने राइटिंग पार्ट अपना कवर किया है। अब आगे देखते हैं ग्रामर के क्वेश्चन। ग्रामर आपकी 12 से 16 नंबर के बीच में आपकी ग्रामर आएगी, जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, ये कंजंक्शन के ऊपर है। कंजंक्शन में आपको बताता हूँ किस तरह से होती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, माई कार हैज़ अ रेडियो अ CD प्लेयर। इसमें लिखा है ब्रैकेट में बट और एंड। तो बट और एंड का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो देखिए, कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन होती है वर्ड, फ्रेसेस और सेंटेंस को जो चीज़ जोड़ती है उसको कंजंक्शन कहते हैं हम। ठीक है। एंड और बट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखिए, एक सेंटेंस है, रवि इज़ माई ब्रदर, साहिल इज़ माई ब्रदर। तो दोनों सिमिलर सेंटेंसेस हैं, देखने में सिमिलर लग रहे हैं कि रवि भी मेरा भाई है और साहिल भी मेरा भाई है। तो इसको एक सेंटेंस में हम किस तरह लिखेंगे?
रवि एंड साहिल इज़ माई ब्रदर। तो एंड का यूज़ हम यहाँ पर इस तरह करेंगे कनेक्ट करने के लिए जो सिमिलर है बिल्कुल। और का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, और का प्रयोग करेंगे हम चॉइस के अंदर, जैसे जहाँ पर हमको चॉइस मिल जाती है, जैसे डू यू लाइक दिल्ली और मुंबई, यानी कि तुम दिल्ली को पसंद करते हो या मुंबई को पसंद करते हो। डू यू लाइक टू ईट पास्ता और मैगी। बट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, देखिए रवि इज स्ट्रिक्ट, रवि इज़ काइंड। रवि स्ट्रिक्ट है बट रवि इज़ काइंड, रवि दयालु भी है। तो यहाँ पर हम बट का इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज सिंस और एज, अब देखते हैं बिकॉज सिंस और एज में क्या होता है। आई कैन नॉट अटेंड कोचिंग, आई एम सिक। तो देखिए बिकॉज सिंस और एज का इस्तेमाल होता है रीज़न में, जब कोई रीज़न हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। आई कैन नॉट अटेंड कोचिंग बिकॉज आई एम सिक, यानी कि रीज़न हो गया इसमें कि मैं क्यों नहीं अटेंड कर सकता, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो आप स्टूडेंट कहेंगे सर जब इसमें रीज़न का इस्तेमाल होता है, इन तीनों के अंदर ये रीज़न में यूज़ होते हैं, तो हमने सिंस का यूज़ क्यों नहीं किया। तो सिंस का यूज़ जो हम करते हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग में करते हैं। याद रखना है आपको, जो बिकॉज का यूज़ करते हैं हम वो मिडिल में करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं हम स्टार्टिंग में करते हैं, और एज का हम यूज़ करते हैं मिडिल और स्टार्टिंग में। तो देखिए सिंस का उपयोग जो हम करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सिंस आई एम सिक आई कैन नॉट अटेंड क्लास, ठीक है। जबकि एज का प्रयोग हम स्टार्टिंग में और मिडिल में दोनों तरफ से कर सकते हैं, जैसे एज आई एम सिक आई कैन नॉट अटेंड क्लास, ठीक है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम सिक एज आई कैन नॉट अटेंड क्लास, ठीक है। तो अब देखते हैं आफ्टर बिफोर व्हेन का इस्तेमाल कब किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आता है आफ्टर बिफोर और व्हेन में से। तो आफ्टर बिफोर व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है टाइम के समय पे, जब आपको सेंटेंस में टाइम के बारे में बताया जाए कि कोई टाइम इंडेफिनेट हो या फिर डेफिनेट टाइम हो, उसके बारे में बताया जाए, तो वहाँ पर आपको आफ्टर बिफोर व्हेन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू आई रिसीव द मनी, मैं तुम्हें बताऊँगा जब पैसा मिलेगा। आई विल टेल यू आफ्टर आई रिसीव द मनी, मैं तुम्हें जब बताऊँगा जब मुझे पैसा मिलेगा। तो आफ्टर का मतलब होगा बाद में, जब मुझे पैसा दे दूंगा तुम उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा। बिफोर का इस्तेमाल करते हैं पहले के लिए, जैसे यू शुड लीव बिफोर नाइट, तुमको चले जाना चाहिए रात होने से पहले, ठीक है। अब अगला है वैन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, आई विल कम टू योर होम वैन यू विल शिफ्टेड टू दिल्ली। तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे घर आऊँगा जब तुम दिल्ली शिफ्ट हो जाओगे, दिल्ली शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आप इसका देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको कि आपके एग्ज़ाम में कैसा आएगा, आप ऐसा आराम से कर सकते हैं। माई कार हैज़ अ रेडियो अ CD प्लेयर, इसमें क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों सेम है, कि मेरे पास एक कार है जिसमें रेडियो है और एक CD प्लेयर है, तो इसमें आएगा एंड। माई कार हैज़ अ रेडियो एंड अ CD प्लेयर, ठीक है। आई विल कॉल यू दिस सनसेट, मैं तुम्हें कॉल करूँगा आफ्टर द सनसेट, सनसेट के बाद, ठीक है। आई एम एंग्री आई लॉस्ट माई जॉब, इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा कारण है। देखिए आप इसमें एक रीज़न है, मैं गुस्सा हूँ क्योंकि मैं क्या बताया था, उसमें लगेगा बिकॉज। चौथा है वुड यू लाइक टू ईट मैगी पास्ता, अब इसमें देखिए ऑप्शन है और एंड आफ्टर, तो इसमें लगेगा और। इसमें चॉइस है आपके पास कि आपको मैगी खानी है या फिर आपको पास्ता खाना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ये है वर्ब। वर्ब के बारे में आपने सुना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में आपने सुना होगा, तो देख लेते हैं। तो वर्ब, जो वर्ब होता है, वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर कौन सा होता है, जिसमें ईडी लग जाता है, जैसे आप देख रहे हैं ये रेगुलर है सारे के सारे, इसमें एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्ट का एक्टेड, एक्टेड, इसमें सब में ईडी लग रहा है। ज़्यादातर जो आप इसमें देख रहे हैं इसमें सब में ईडी लग रहा है, तो वर्ब की फॉर्म आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब ये होता है उसमें अलग तरीके से उसको आपको याद ही करना पड़ता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं बी का हो जाएगा वाज और वर, बिकम का हो जाएगा बिकेम, बिगिन का हो जाएगा बिगेन, ब्रेक का हो जाएगा ब्रॉक, ब्रिंग का हो जाएगा ब्रॉट। ये आपको याद करनी पड़ती है। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे मज़ेदार बात ये होती है जो वर्ब के अंदर यूज़ करी जाती है वो 97% जो होती है वो रेगुलर वर्ब यूज़ की जाती है।
यानी कि अगर आपको वर्ब के बारे में नहीं पता, जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वर्ब के बारे में बताया जाता है कि आपको उसको चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे। आपको अगर नहीं आता है तो आप ईडी लगा देना, ठीक है। 97% जो आपकी वर्ब के आते हैं वो आपके रेगुलर वर्ब होती है, उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, ईडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये उस केस में जब आपको नहीं आ रहा है, मैंने आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर ये इर्रेगुलर वर्ब दे दी है, आप इसको ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं। इट वॉज वार्म सो आई टेक, टेक आएगा इसमें, बीच में जो ब्रैकेट है इसमें टेक की जगह आपको क्या आएगा, इसमें टुक आएगा, ठीक है। आई टुक माई कोट, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वो होती है टुक। इट वॉज अ फनी सिचुएशन बट नो बडी लाफ है, लाफ का क्या हो जाएगा, लाफ्ड, ठीक है। इट वॉज वेरी टायर्ड सो आई, गो की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेंट आ जाएगा। अब ये वेंट कहाँ से आ जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए इरेगुलर वर्ब है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इट वॉज हार्ड वर्क कैरिंग द बैग्स, दे, बी की जगह आपका आ जाएगा वर, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा वर्ब को। देखिए वर्ब के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। 8 नंबर का आपका वर्ब आपका आएगा। पिछली बार का हम एग्जाम देखते हैं तो 8 नंबर की आपकी वर्ब आई थी, उसमें एक क्वेश्चन आपका डिटरमाइनर से भी आ सकता है या फिर आपका टेंस से भी आ सकता है। अगर टेंस से आता है तो टेंस के लिए आपको करना है, आपको यूट्यूब के ऊपर टेंस के ऊपर पहले वीडियो देख लीजिए। ग्रामर में सबसे ज़रूरी जो होता है वो टेंस होता है। टेंस की बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है एक वीडियो का, टेंस के ऊपर है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें टेंस के बारे में बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका ईएसपी से। ईएसपी क्या होता है, ईएसपी होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये आपका 15 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में मिलता है, जिसमें आपके 2 टाइप के ईएसपी होते हैं, ईएसपी फॉर रिसेप्शनिस्ट और ईएसपी फॉर ऑफिस यूज़। इसमें आप 15 में से 15 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश की परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका ये बेनिफिट होता है, ये आपके फ्यूचर में काम आता है जॉब के रिगार्डिंग। जैसे रिसेप्शनिस्ट के लिए क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो वो कस्टमर से पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी आपको उसमें काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपकी फ्यूचर के बिहाफ पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, द एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस कन्वर्सेशन आर नॉट एप्रोप्रिएट ऑन द फोन, चेंज दैम। रिसेप्शनिस्ट, आर यू राकेश पांडे, राकेश, यस आई एम। रिसेप्शनिस्ट, हेयर इज वर्षा आप्ते फ्रॉम बजाज, राकेश, व्हाट डू यू वांट। तो देखिए अब आप खुद ही सोचें, क्या ये एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन है कि रिसेप्शनिस्ट जैसे बात करती है, क्या आपको लगता है ये ऐसी बात करनी चाहिए? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल पोलाइट तरीके से बात करते हैं। कहते हैं क्या नाम कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर मान लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाते हैं और वहाँ पर आपको रिसेप्शनिस्ट मिलते हैं, वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। आप जाते हैं कि मेरे को एडमिशन कराना है, वो कहती है हाँ कर लीजिए, कोई क्या दिक्कत है इसमें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, या फिर कुछ मतलब इस तरह से कि आप हमें पैसे दे दीजिए, या फिर कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात करके आपका जो मन है उसको तोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल पोलाइट तरीके से बात करते हैं, हेलो सर, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूशन। तो उसमें क्या होता है, आपका जो मन होता है वो भी करता है यार कि यार बहुत रेस्पेक्ट, जहाँ ये ह्यूमन बिहेवियर है, जहाँ इंसान को रेस्पेक्ट मिलती है वो उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो रिसेप्शनिस्ट का जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी इंस्टीट्यूट में। वो रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो किसी भी इंस्टीट्यूट का एक फ्रंट फेस होता है। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी मतलब जो वैकेंसी भी निकलती है, जॉब भी कर सकते हैं आप रिसेप्शनिस्ट की। तो इसमें देखते हैं कि आपको ये क्या लगता है कि ये अच्छी जो ये बोला गया रिसेप्शनिस्ट द्वारा, क्या ये अच्छा है? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत कन्वर्सेशन है। तो कैसी कन्वर्सेशन होगी, आपको एग्ज़ाम में लिखना है कि किस तरह से आप, अगर मान लीजिए आप रिसेप्शनिस्ट हैं तो आप किस तरह से बात करेंगे। तो देखिए रिसेप्शनिस्ट कैसे बात करता है। रिसेप्शनिस्ट, इज़ दैट राकेश पांडे? राकेश, यस इट इज़। रिसेप्शनिस्ट, दिस इज़ वर्षा आप्टे फ्रॉम बजाज। राकेश, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मिस आप्टे? तो ये जो कन्वर्सेशन है ये बहुत स्वीट है, मतलब सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि दोनों तरफ से रेस्पेक्ट मिल रही है।
तो ये कन्वर्सेशन आपको लिखनी है कि मतलब आपको सिंपली ये देना है कि आपको फुल रेस्पेक्ट दिखानी है, फुल पोलाइट तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रिपीट दिस नंबर अलाउड, वर्क इन पेयर वेन एवर पॉसिबल। 707963354। तो 707 को जब आप कभी मान लीजिए आप फ़ोन के ऊपर हैं और आपको किसी को बोलना है 707, तो आप किस तरह बोलेंगे? तो आप बोलेंगे 707। ये तो सिंपल हो गया। अब ये देखिए 963354, बेसिकली ज़्यादातर जो मतलब मान लीजिए जैसे हम हैं, हम कैसे बोलते हैं 963354, पर रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो किस तरह बोलते हैं 963354। ठीक है। अगला है 63220, रिसेप्शनिस्ट किस तरह बोलेंगे 63220। ठीक है। 80543। अगला है 0046887। ठीक है। इस तरह बोलना है, मतलब एक प्रोफेशनल वे में आपको बोलना है रिसेप्शनिस्ट के तौर पे। तो ये आपका जो आता है ये 2 नंबर का आपका एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, राइट हाउ यू विल से दीज नंबर, इंडिकेट द पोज। आपको ये जो नंबर है, ये 4 नंबर जो दे रखे हैं, इसको पोज के साथ बोलना है। पोज का मतलब रुक रुक के, मतलब एक बार रुकना है फिर बोलना है। तो 388211 182 320 420 344 010। तो इसको आपको रुक रुक के बोलना है, पोज लगा लगा के। तो रिसेप्शनिस्ट कैसे बोलता है इसको 38 पोज 82 पोज 11। जो इसमें पोज है ये भी आपको लिखना है। अगर जो इसका आंसर है वो इस तरह कंप्लीट माना जाएगा 38 पोज 82 पोज 11। ठीक है। 182 1 पोज 82 32 पोज O 4 पोज 2O। ज़ीरो नहीं बोलते हैं इसमें, इसमें बोलते हैं O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रीराइट द फॉलोइंग एज रिक्वेस्ट, गेट द गीज़र रिपेयर्ड फास्ट। दूसरा, आई वॉन्ट टू गेट माई क्लोथ आयरन, कैन यू हेल्प मी। तीसरा, द बेडशीट इन माई रूम आर नॉट क्लीन, गेट दैम चेंज्ड। चौथा, आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल 2035982, कैन यू हेल्प मी। तो अब इसमें देखिए आपको देखने में कैसा लग रहा है ये गेट द गीज़र रिपेयर्ड फास्ट। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये ऑर्डर कर रहा है। ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट माई क्लोथ आयरन, कैन यू हेल्प मी, ये मतलब एक प्रकार का ऑर्डर सा लग रहा है देखने में। तो इसको एक अच्छे डिसेंट लैंग्वेज में किस तरह लिखेंगे? तो इसका आंसर है प्लीज़ गेट द गीज़र रिक्वायर्ड फास्ट। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इसे पोलाइट वे में कैसे लिखना है, तो हमेशा प्लीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करें। कोई भी हो, अगर कैसा भी सेंटेंस हो जिसमें आपको पोलाइट वे में दिखाना है तो आप प्लीज़ का इस्तेमाल कर दीजिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा है कुड यू हेल्प मी इन गेटिंग क्लॉथ आयरन, मतलब इसमें पूछ रहा है, जो है ये पूछ रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा है। कुड, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो आयरन करने में। ठीक है। वुड यू प्लीज़ गेट द बेडशीट इन माई रूम चेंज्ड, प्लीज़ हेल्प मी टू मेक अ कॉल एट 2035982। देखिए जब हम किसी व्यक्ति से पोलाइट तरीके से बात करते हैं, जो काम हमारा नहीं होने वाला होता है वो भी कार्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यू आर द ऑपरेटर इन अ यूनिवर्सिटी, द हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट हैज़ आस्क यू टू फाइंड आउट सम बुक्स, गिव नेम ऑथर्स पब्लिशर आर अवेलेबल विद द लोकल बुक सेलर। अब इसमें क्वेश्चन में ये है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया है कि आप एक ऑपरेटर हो, आपको एक कॉल आता है आपका हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट से, वो कहते हैं कि आपको बुक सेलर से पता करना है बुक्स के बारे में, उनकी जो ऑथर है, नेम है और पब्लिशर के हैं, वो आपको लोकल जो बुक सेलर है उसके बारे में पता करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। तो आपको जब कॉल आया होगा तो वो किस तरह से आपसे बात करा होगा, वो आपको कन्वर्सेशन आपको लिखनी है। ठीक है। तो कॉलर का कॉल आता है, डॉक्टर शर्मा HOD फिजिक्स डिपार्टमेंट हेयर, ऑपरेटर मॉर्निंग सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कॉलर एक्चुअली आई वांट अ लिस्ट अ बुक ऑन फिजिक्स अवेलेबल एंड
with the local bookseller here along with the name of author and publisher for MSc previous year class। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉलर थे मिस्टर शर्मा HOD थे फिजिक्स डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने कॉल करा है और बोला है कह कि उसने ऑपरेटर ने बोला मॉर्निंग सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि बुकों के बारे में पता कीजिए, जो MSc की बुक है कि वो अवेलेबल है या नहीं है लोकल जो शॉपकीपर है उनके पास। तो ऑपरेटर क्या कहता है, यस सर आई विल डू इट फॉर यू। ये इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट आर द 4 टाइप दैट अ रिसेप्शनिस्ट हैज़ टू गो थ्रो रिसिप्ट ऑफ अ कॉल। तो इसका आंसर है 4 स्टेप कौन से है। इसमें आपको ये बताना है कि जब रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो कॉल के ऊपर होती है तो वो 4 स्टेप क्या क्या फॉलो करने चाहिए उसे। तो पहला है ग्रीट द कॉलर। ग्रीट का मतलब होता है उसको सम्मान से आदर से आपको बोलना कि ग्रीट करना, हाय मैम, हेलो सर, इस तरह से ग्रीट करना। दूसरा है डिस्क्लोज हर ओन आइडेंटिटी एंडोर्समेंटशिप। ठीक है। तीसरा है इंक्वायर अबाउट द कॉलर आइडेंटिटी एंड टेलीफोन नंबर, कि जो कॉलर है उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता करना और टेलीफोन नंबर के बारे में पता करना कि आप कौन बोल रहे हैं, आपका मतलब कि आपका ये नंबर है ये बताना। आस्क फॉर अ मैसेज इफ़ द पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड इज़ नॉट अवेलेबल एंड नोट इट डाउन। उससे पूछना है कि कोई ऐसा में कोई मैसेज है जो आप देना चाहते हैं किसी व्यक्ति के लिए, अगर कोई मैसेज वहाँ से मिलता है तो उसको आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको करना है। सबसे ज़रूरी बात ये जो आपके जो एग्ज़ाम के अंदर जो आएंगे ये 40 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट। अब साथ में जो एक क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं आंसर पैसेज। जो आपके रीडिंग पार्ट होता है वो 20 या 25 नंबर का आपका एग्ज़ाम के अंदर आता है, उसको आपको खुद ही करना होता है क्योंकि रीडिंग करना होता है केयरफुली और उसको आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। बहुत सिंपल आता है, एनओएस के अंदर बहुत सिंपल रीडिंग पार्ट आता है। बच्चे का खेल है, मतलब ये मान लीजिए 7th 8th क्लास के पैटर्न का आपको रीडिंग पार्ट मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट की मैं बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। जय हिंद, जय भारत।